सवेरे का समय था जब रसोई में प्रीति हाथों में आटा लगाकर जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। रसोई से उठती मसालों की महक पूरे घर में फैल रही थी और वातावरण को एक सुखद एहसास दे रही थी। ओह, मुझे जल्दी करना होगा ताकि मांझी को चाय समय पर मिल जाए, क्योंकि वह देरी बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह हमेशा समय की पाबंद है और मुझे उनकी जरूरतें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। प्रीति, चाय में इतनी देर क्यों लगा रही हो? क्या तुम्हें घर के काम का सलीका अब तक नहीं आया? मैंने इतने अरमानों से तुम्हें इस घर की बहू बनाया था, पर तुमसे तो ढंग की एक चाय भी नहीं बनती। प्रीति के हाथ कांप गए और उसने जल्दी से ट्रे में चाय का कप रखा, फिर सिर झुकाकर सास के सामने पहुंच गई। सवित्री देवी ने एक घूंट लेकर कप को मेज पर रख दिया और नाराजगी से बहू को घूरने लगी। अन्य चीनी कम है, तुमसे ठीक से एक चाय बनाना भी नहीं सीखा गया। हमारी बेटी की शादी में हमने कोई कमी नहीं की थी, पर तुम्हारे मायके से तो का दहेज तक नहीं आया। मां जी, माफ कीजिएगा, शायद मुझे स्वाद ठीक से आंकना नहीं आया, लेकिन अगली बार मैं जरूर ध्यान रखूंगी। आपकी बातों से मुझे कष्ट होता है, पर मैं समझती हूँ कि आप परिवार की भलाई ही चाहती हैं। सवित्री देवी ने बहू को उपेक्षा की नजर से देखा और मन ही मन पुराने दिन याद करने लगी। दहेज न लाने की टीस उनके दिल में घर कर गई थी और उसी गलत फहमी ने प्रीति के प्रति उनका रवैया कठोर बना दिया था। माँ, आप इतना गुस्सा मत किया कीजिए। प्रीति सुबह से काम कर रही है और उसे भी आराम की जरूरत होती है। हमारे पास सब कुछ तो है, फिर दहेज की बात बार बार उठाने का क्या औचित्य है? अब तुझे अपनी बीवी की चिंता होने लगी माँ, की तकलीफ तो दिखाया ही नहीं देती। मैंने कैसे तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया, ये सब भूलकर तुम बहू के पक्ष में बोलने लगे हो। अमित चुप हो गया, क्योंकि वह माँ की नाराजगी और प्रीति की बेबसी के बीच बंट सा गया था। उधर प्रीति आंसू पोंछते हुए रसोई में वापस लौट गई और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगी। मैं भी क्या करूं? दिल में भरा गुस्सा और पुराने अनुभव मुझे हर पल तंग करते रहते हैं। बहू पर ताना कसकर कभी मुझे भी खुशी नहीं मिलती, पर मन की जलन मुझे और कुछ सोचने नहीं देती। उसी समय सवित्री देवी को अपनी बेटी शालिनी का फोन आता है, जो अपने घर आने की गुजारिश करती है। शालिनी बड़े प्रेम से माँ को बुलाती है और बताती है कि दामाद विक्रम कल ही लेने आ जाएगा। शालिनी बेटी, तू मुझे आने को कह रही है? ये सुनकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे पुराने दुख कुछ देर के लिए मिट गए। मैं तुरंत ही कुछ दिन के लिए तेरे पास आऊंगी, वहां जाकर थोड़ा आराम भी कर लूंगी। सवित्री ने मन ही मन सोचा कि वहाँ बेटी और दामाद उसका कितना सम्मान करते हैं, जबकि यहाँ उसे अपनी बहू पर हमेशा क्रोध ही आता है। उन्होंने रात में अपना बक्सा तैयार किया, जिसमें जेवर और कुछ जरूरी कागजात रख लिए। माँ, आप जा रही हैं तो मुझे थोड़ा खालीपन महसूस होगा, लेकिन अगर आपको वहाँ खुशी मिलती है तो जरूर जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई तकलीफ हो तो मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा। मां जी, अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ समय से लेती रहिएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की हमें चिंता रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ कुछ सुकून के पल बिताकर लौटेंगी और फिर हम सब साथ रहेंगे। हाँ, मैं ठीक रहूंगी। तुम लोग अपनी सोचो, मुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहाँ मेरी बेटी मेरा पूरा ध्यान रखेगी, इसलिए बेवजह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना ख्याल रखना। अगले दिन सुबह विक्रम गाड़ी लेकर घर आ गया और सवित्री देवी को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। जाते समय सवित्री ने अपने बहू बेटे को कोई विशेष भाव नहीं दिखाया, पर उसके मन में संतुष्टि थी कि अब वह बेटी के घर आराम से रहेगी।
माँ जी चली गई, फिर भी मेरा मन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनकी उम्र में सफर करना आसान नहीं होता। मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वह जहाँ भी रहे प्रसन्न और सुरक्षित रहे। प्रीति, तुम परेशान मत हो, माँ की आदत ही कुछ कड़ी है, पर वह अपना ध्यान रखना जानती है। हम दोनों को बस शांत मन से इंतजार करना होगा कि वह कुछ दिनों में लौट आएंगी। उधर शहर में बेटी शालिनी ने माँ का गर्मजोशी से स्वागत किया और बड़े करीने से सजे ड्राइंग रूम में बैठाया। सवित्री देवी ने आसपास की समृद्धि देखी तो उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ और शुरुआती कुछ दिन बड़े आनंद में गुजरे। माँ, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या नौकरों को तुरंत बता दीजिए, क्योंकि आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। मैं चाहती हूँ कि आपके आराम में कोई कमी न रहे, क्योंकि आप यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई हैं। बेटी, तेरे घर में आकर मुझे लग रहा है कि मैं किसी महल में पहुंच गई हूँ। तेरा ख्याल इतना अच्छा है कि मैं सारे दुख भूलकर नए उत्साह के साथ समय गुजार सकती हूँ। शुरुआती दिनों में सवित्री देवी ने बेटी के साथ ढेर सारी बातें की और अपने दिल का बोझ हल्का किया, मगर कुछ ही दिनों बाद शालिनी और उसके पति विक्रम अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और माँ घर में अकेली पड़ने लगी। माँ जी, मैं आज ऑफिस से देर से लौटूंगा क्योंकि एक मीटिंग अहम है और मुझे वहां उपस्थित होना जरूरी है। शालिनी भी कुछ खास प्रोजेक्ट में फंसी हुई है, इसलिए आप अपना खाना नौकर से मंगवा लीजिएगा। माँ, मुझे आपके पास बैठकर बात करने का मन तो बहुत है, पर दफ्तर के काम ने मुझे जकड़ रखा है। आप थोड़ा टीवी देख लीजिए या आराम कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि शाम को जल्दी लौट आऊं। ठीक है, तुम दोनों की जिम्मेदारियां भी तो समझनी चाहिए। मैं अपना ध्यान रख लूंगी, पर कभी कभी मन को उदासी घेर लेती है। दिन भर अकेले रहना अब मुझे भारी लगता है और पिछला घर याद आता है। इसी बीच अचानक सवित्री देवी को तेज बुखार और खांसी हो गई, जिससे उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। शालिनी ने डॉक्टर दिखाया और दवाइयां शुरू की, मगर माँ की तबीयत ज्यादा खराब होती गई और एक रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। माँ, आप कुछ दिनों तक यहीं अस्पताल में रहेंगी ताकि डॉक्टर आपका पूरा चेकअप कर सके। मुझे और विक्रम को ऑफिस के कुछ अति महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, फिर हम आपके साथ ज्यादा समय बिताएंगे। सवित्री देवी बेबस महसूस करने लगी, क्योंकि बेटी या दामाद उनके पास ज्यादा देर रुकते नहीं थे। 1-2 दिन बाद तो यह हाल हुआ कि शालिनी और विक्रम ने अस्पताल आना लगभग बंद कर दिया और केवल फोन पर हालचाल लेते रहे। मुझे लगा था कि बेटी का घर मेरा सच्चा सहारा बनेगा, पर सच तो ये है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। शायद मैं ही बहू को कभी अपना नहीं समझ पाई, जबकि वो घर पर हर पल मेरी जरूरतों का ख्याल रखती थी। आखिरकार शालिनी ने अपने भाई अमित को फोन करके माँ को वापस ले जाने की बात कही। यह सुनकर सवित्री देवी के मन को गहरा धक्का लगा, क्योंकि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने माँ को अस्पताल में अकेला कैसे छोड़ दिया। खैर, मैं जल्द से जल्द आकर उन्हें ले जाता हूँ, बस आप इतना ध्यान रखिए कि माँ को कोई तकलीफ ना हो। सवित्री देवी ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा कि जिस प्रीति को वे हमेशा ताने देती रही, वही शायद सबसे ज्यादा सेवा करती। उन्हें अपनी भूल का पहला गहरा एहसास हुआ और आंसू आंखों से झरने लगे। कि भगवान, मैंने इस लड़की का दिल बहुत दुखाया, जबकि वह तो मुझे माँ समान मानती रही। अब समझ आया कि संबंधों में प्रेम और सम्मान दहेज या धन से बढ़कर होते हैं, पर मैंने देर कर दी। 2 दिन बाद अमित वहां पहुंचा और माँ को डिस्चार्ज करवाकर लखनऊ वापस ले आया। लंबी बीमारी
और सफर की थकान के चलते सावित्री बेहद कमजोर थी, पर उनके दिल में अब बहू के प्रति एक नया सम्मान उपज रहा था। मां जी, मैं आपका कमरा पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। आप सीधे अंदर चलिए और आराम कीजिए। मैंने हल्का खाना बनाया है और दवाई भी समय पर दे दूंगी, बस आप चिंता मुक्त रहें। प्रीति, तुझे जरा भी कष्ट होगा तो मुझे बता देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कोई परेशानी उठानी पड़े। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे मां जी, आप ऐसा कुछ मत कहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए और मुझे पूरी खुशी होगी यदि मैं आपके आराम का थोड़ा भी हिस्सा बन पाऊं। उस रात सावित्री देवी को तेज बुखार ने फिर से घेर लिया और प्रीति ने रात भर जागकर उनकी देखभाल की। माथे पर पट्टियां रखकर और वक्त पर दवा देकर उसने अपनी सास का पूरा ध्यान रखा। प्रीति बेटा, मुझे पानी पिला दे, गला बहुत सूख रहा है। और तू भी रात भर जाग रही है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो तेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। मां जी, आपके सेवा के आगे मेरी थकान कुछ भी नहीं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे आपके हर आहट पर ध्यान देना है, इसलिए नींद मेरे लिए इस वक्त प्राथमिकता नहीं है। सावित्री देवी की आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि बहू कितने समर्पण से उनका ख्याल रख रही है। सुबह तक बुखार काफी कम हो गया और सावित्री ने महसूस किया कि प्रीति ने उन्हें नया जीवन दिया है। प्रीति तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और आज से मैं तुझे पूरे दिल से यही मानूंगी। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, पर अब मैं तुझे वो सारा प्यार देना चाहती हूँ जिसकी तू हकदार है। मां जी, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि मुझे पता था कि जीवन के कुछ कटु अनुभवों ने आपको कठोर बना दिया। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब आप स्वस्थ रहें और हम सब मिलकर एक नया अध्याय शुरू करें। अमित दरवाजे पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके मन में भी भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसे लगा कि रिश्तों में सबसे बड़ा धन प्रेम और समर्पण होता है। धन दहेज तो क्षणिक बातें हैं। अमित बेटा, मुझे अपने गहनों और बैंक खातों के कागजात लाने को कह देना। मैंने अब एक बड़ा फैसला किया है। ये सब मैं प्रीति के नाम करना चाहती हूँ, ताकि उसे कभी असुरक्षा महसूस न हो। माँ, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्या बहन को बुरा नहीं लगेगा? हालांकि मुझे लगता है कि यह आपका निजी निर्णय है, पर मैं जानना चाहूंगा कि आप इतने बड़े कदम पर कैसे पहुंची। शालिनी मेरी बेटी है, उसे भी मैं कभी अलग नहीं रखूंगी, पर वह अपनी दुनिया में व्यस्त है। प्रीति ने मेरे लिए जो कुछ किया वह सच्चे मन से किया, और मैं भी उसे पूरे हक से सम्मान देना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद सावित्री देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गई और घर में नए उल्लास का संचार होने लगा। उन्होंने अपनी बहू में एक बेटी का रूप पा लिया, जिससे परिवार में प्रेम और सम्मान की एक मजबूत नींव फिर से स्थापित हो गई।